जी, आज हम देखने लगे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। और इसके बाद एक साथ ही टॉपिक है छोटा सा ग्लोबलाइजेशन का, तो वो देख लेते हैं। अभी इसी क्लास में हो जाता है, या फिर हम इसको एक आधी क्लास और भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी फिर अप्रैल का महीना और बस पड़ा ही हुआ है। पूरा जो भी आपने उसमें पास पेपर्स करने हैं वो किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है वो है इंटरनेशनल एड का। आपको पता है कि एड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लोन, क्योंकि लोन में आपको वो पैसे वापस करने होते हैं और साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। वेर एज एड जो होती है वो आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, भी मिल सकती है, वो चीज़ों की शक्ल में भी मिल सकती है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, फूड एड भी हो सकती है, वो कई तरह तरीकों की हो सकती है। बट आपको वो रिटर्न नहीं करनी होती। हाँ, ये है कि सम टाइम देर आर सम कंडीशंस अटैच्ड विद द एड, वो हम पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं टाइड और अनटाइड एड, वो अभी हम आगे बात करते हैं चल के, ठीक है। और पाकिस्तान में भी जैसे आपको पता है कि ये एड का सिलसिला रहा ही है, काफ़ी ज़्यादा था पहले, अब शायद थोड़ा ट्रम्प के आने से ज़रा डिसकंटिन्यू काफ़ी कुछ किया है। तो ये भी हुआ है, मतलब वो जो यूएस एड, आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा, अगर आप टाइप भी करेंगे गूगल पे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो वो भी इसी तरह का था कि पाकिस्तान को एड दे रहे थे। अब एड बहुत सी वजूहात से दी जाती हैं, देर आर न्यूमरस रीजन फॉर इट। हम अभी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एड की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो लो इनकम है या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वो नॉर्मली बोरो करते हुए हमें नज़र आते हैं। अच्छा, अब बोरो करते हुए नजर आती हैं या फिर वो एड ले लेते हैं। लेकिन हम पहले चूंकि एड की बात कर रहे हैं, हम डेट की बात भी करेंगे बट लेटर ऑन, क्योंकि डेट का मतलब है कि आप लोन ले रहे हैं एंड यू हैव टू पे इट बैक, और उसमें फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। और उसमें फिर आपके पास वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बात आ जाएगी। अच्छा, अभी हम एड की बात कर लेते हैं। तो अब एड जब आप दूसरे कंट्री से ले रहे हैं, अच्छा, अब दूसरे कंट्री से भी ले सकते हैं आप एड। तो जब दूसरे कंट्री से एड लेते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन एड, जारी बात है, ठीक है। लेकिन एड एड ही रहेगी, वो लोन नहीं बनेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, और जब आप क्या कहते हैं, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या और दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं हेल्प के तौर पे, वो एड नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो इदारे एड के लिए बने नहीं हैं। हाँ, वो बने ज़रूर हैं ताकि फॉर इम्प्रूविंग द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज, लेकिन वो एड के थ्रू नहीं, वो लोन ही देंगे आपको। तो हम कंट्री से एड ज़रूर ले सकते हैं, वो ठीक है। अच्छा, अब एड जो है वो कई तरह की है। जैसे कि एड जो है, एड अगर हम बात करते हैं कि अब आप अगर वैसे नॉर्मली हम कहें कि जी ग्रांट है, अब ग्रांट है उसमें अब लोन भी आ रहा है लेकिन रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स पे। तो स्पेसिफिकली अगर आप लोन बोल रहे हैं तो मैंने आपको भी बताया कि अभी कि वो डेट में फिर काउंट होगा। एड जो है वो नॉर्मली डेट में काउंट नहीं होती, क्योंकि वो वापस नहीं करनी होती। यहाँ पे थोड़े आप ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है ये एड के साथ, लेकिन बहरहाल फिर भी चूंकि हमने आगे इस पे बात करनी है तो हम तब वहीं जाके इस पे बात करते हैं। अच्छा, टेक्निकल असिस्टेंस और एड, इसमें अगर देखें तो क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो कम किया जा रहा है वो एड है। वो तो आपने नहीं देना ना, सारी बात है। वो आपका इंटरेस्ट रेट जो कम हो गया वो आपको नहीं देना, ठीक है। अदरवाइज लोन आपको देना है, इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, तो वो एड तो ना हुई ना फिर। तो ये आपने बात समझ लेंगे, थोड़ा सा ये मिसलीडिंग यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दूं। अच्छा, फिर टेक्निकल असिस्टेंस है, कोई टेक्नोलॉजी की वो दे सकती हैं। कोई प्रिवीजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैंने आपको बताया फूड एड भी हो सकती है, तो ये दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एड जो है वो कई तरह की होती है, टाइड और अनटाइड एड। अब आपने याद रखना है, टाइड एड का मतलब है कि जिसमें आप कुछ कंडीशन लगा देते हैं। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ कि फर्ज किया एक कंट्री जिस दूसरे कंट्री को एड प्रोवाइड करती है और ये कहती है कि आपने ये जो एड मिल रही है इससे हमारे मुल्क से चीज़ें खरीदनी है या हमारे मुल्क की कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदने हैं, किसी और कंट्री के नहीं खरीद रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल टाइड एड, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एड देने का मकसद तो नज़र आ रहा है कि जी हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, क्योंकि हमारी चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज़ में हमारी लोकल इंडस्ट्री में बन रही हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो एड है वो देने का मकसद ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि वो कंट्रीज जो एड ले रहे हैं, अब है कहने के तो एड है, वापस तो नहीं करनी।
लेकिन कंडीशन कुछ टफ हो गई क्या, कि भाई वो कंट्रीज किसी और कंट्री से वो चीज़ सस्ती ले सकते हैं, और इट माइट बी ऑफ बेटर क्वालिटी, अच्छी भी सस्ती भी, लेकिन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आपकी टाइट एड है और आपको उसी कंट्री से लेनी पड़ रही है जिसकी क्वालिटी भी शायद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, और प्राइस भी शायद थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस लिहाज से एक डिसएडवांटेज ज़रूर आता है। अच्छा, अनटाइड एड में ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन फिर भी अनटाइड एड में एक आप कह लो कि इन्फ्लुएंस तो होता है। एक कंट्री आपकी मदद कर रहा है, क्या कुछ नहीं रहा, लेकिन एक आप कह लेंगे एक साइलेंट मैसेज जा रहा है कि भाई जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको साथ देना है हमारा, ठीक है। तो वो मजबूर होता है कंट्री फिर भी कि वो अपनी पॉलिसीज बनाते हुए, कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए, वो देखता है कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे उस कंट्री पे ना आए जो हम पे मेहरबान था, सारी बात यही कहेंगे ना, मेहरबान ही था। वो अनटाइड डेट उसने दी हुई थी, तो इस तरह भी किसी न किसी तरह से आप उस कंट्री पे इन्फ्लुएंस रहता ही है उसका, चाहे वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, फिर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एड भी नजर आ रही है। बायलेटरल ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान, नाम से नजर आता है, बाई का मतलब यही होता है। और मल्टीलेटरल ये है कि एक से ज्यादा कंट्रीज जो है ना वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके केस में अगर हम देखें ना, तो अगर मल्टीलेटरल की बात करें तो उसमें लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम भी किया जा सकता है। और मल्टीलेटरल एड अगर हम कहें ना तो कुछ ऐसी होती है, क्योंकि वो अगर कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया, वरना वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको फिर एड की कैटेगरी में ले आते हैं। तो मल्टीलेटरल एड में ये होता है कि कई कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पे करते हैं टू अ सर्टन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। और वो फिर आगे पास ऑन करता है वो फंड्स उन पुअर कंट्रीज को, वो जो लो इनकम कंट्रीज हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको आगे पास ऑन किया जाता है। और उसके लिए जो बड़े इदारे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो ये काम करते हैं। अच्छा, और वो आगे, अब आपको पता है कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह ये दोनों जो हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा भी बता दूं, ये दोनों का जो, वैसे तो इसमें मेंबर कंट्रीज 189 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं। ठीक है, क्यूबा इसको निकाल दो, या नॉर्थ कोरिया आपको पता है वो तो अपना ही चल रहा है, वो भी इसमें इसका मेंबर नहीं है। तो वरना मेजोरिटी तो आपको नजर आ ही रही है इसके अंदर, मेंबर कंट्रीज हैं। और कई जो पहले एड लेते थे वो अब कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल आपको दूंगा तो चाइना, ठीक है। आप हैरान हो गए कि चाइना पहले ये हेल्प लेता था, अब वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है आपके वर्ल्ड बैंक में, और आपके जो आईएमएफ वगैरह है या यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसमें भी। और वैसे तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो तो आपको पता ही है कौन है, वो आपके वही ट्रम्प अंकल, यानी कि यूएस। तो और आपको पता है कंट्री ऑफ ओरिजिन भी इनका, वर्ल्ड बैंक ले लें, आईएमएफ ले लें, इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएस ही है, वॉशिंगटन डीसी। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लेना, इसीलिए तो जब जंग हो रही है तो ये क्या बोलना है पाकिस्तान ने, बोलने के काबिल ही नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कैसे बोलेगा, जबकि वो एड वगैरह, एड के प्रोग्राम भी यहाँ चलते हैं, लोन भी वहीं से लेता है, तो क्या उसने बोलना है ना। तो अपनी कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, वो चली जाती है। पॉलिसीज भी नहीं बना सकते, वो इंटरफेयर करते हैं, भाई इतना टैक्स लगाओ, ये पॉलिसी बनाओ, ये ना बनाओ, वगैरह वगैरह। तो कंट्री फिर कहाँ कितना क्या ग्रो कर सकता है, उसकी ग्रोथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है फिर। अच्छा, इसलिए तो ट्रम्प अंकल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जी मैं कहूँगा जो रजीम मैं चाह रहा हूँ वो वाली आएगी। मतलब भाई आप अपना मुल्क है, वो अपना मुल्क है, लेकिन उनको चूंकि नजर आता है कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया में फंड्स वगैरह, तो हम जिस मर्जी मुल्क को जिस मर्जी तरह चलाना चाहें हम चलाएंगे, चाहे वो जो है ना उसको उसके लोग कुछ भी कहते हैं। तो वो ये वजह यही है असल में अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो अच्छा फिर ये बायलेटरल की खैर मैंने बात कर दी, अब हम रीजन फॉर गिविंग एड, ये वैसे आपको पता है बड़ी कॉमन सी बात ही है कि नॉर्मली एड हम एज्यूम तो यही करते हैं कि एड जो है ना वो पुअरेस्ट कंट्रीज जो होते हैं उनको दी जाती है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि अब जो एड है वो पुअरेस्ट कंट्रीज को ही फायदा दे, ठीक है, हम नॉर्मली समझते यही हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि हमारे पास जो टाइड और बायलेटरल एड है, वो नॉर्मली जो डोनर कंट्री होती है ना, जो कि दे रहे होते हैं अमाउंट, जो मैंने अभी आपको ना, जैसे आप जापान को ले लो, आप जर्मनी को ले लो, चाइना का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यूके ले लो आप, यूएस ले लो, ये सब बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं ये इन इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की। तो ये अपना फायदा भी कर रहे होते हैं, तो इनको डोनर कंट्री बोलेंगे ना क्योंकि ये फंड्स दे रहे हैं वहां पर।
तो ये टाइड एड भी देते हैं, बायलेटरल एड भी देते हैं। बायलेटरल एड तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ ही होगी, और अगर डायरेक्ट देंगे तो वो फिर टाइड होगी, आपने को कंडीशन लगाई होंगी। तो ये चाहते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री कोई ग्रो करने वाली है, इन्होंने एड दी और कहा जी खरीदो हमसे, ताकि इंडस्ट्री चले, और बाद में फिर वो ग्रो करके एक स्टैब्लिश इंडस्ट्री जो है ना वो बन जाए। तो इसका फायदा तो देखा जाए तो वही जो एड दी हुई है वो तो वापस उसी कंट्री को आ रही है जो डोनर था, ठीक है ना, और बेनिफिट भी उसी को हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको एड मिल रही है वो उससे तो फायदा उतना उठा नहीं पा रहा टू द मैक्सिमम लेवल, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चीज़ नहीं खरीद पा रहा ना, कि जिस रेट पे खरीदनी है या जिस क्वालिटी की खरीदनी है। अच्छा, तो वो मैंने जैसे यहाँ पे ये अभी ये अंडरलाइन भी किया हुआ कि अगर जो रिसिपिएंट कंट्री है जिसको एड मिल रही है, वो उसने ट्रैक्टर लेने हैं, तो वो डोनर कंट्री कह रहा है भाई ट्रैक्टर हमसे लेने हैं आपने, चाहे आपको सस्ते और अच्छे क्वालिटी के ट्रैक्टर जहाँ से मर्जी मिले, आपने हमसे लेने हैं। बस कहता नहीं मुंह से, लेकिन जारी बात है आप मजबूर हैं, करना ही पड़ता है आपको। अच्छा, फिर ये कि अनटाइड एड भी दी जाती है, मैंने बताया वो भी मकसद कहते कुछ नहीं है, लेकिन यही होता है कि भाई इन्फ्लुएंस रहे और ये हमसे ही चीज़ें खरीदें, जो भी खरीदना चाहे, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। और ज़्यादातर वो मजबूर कंट्री जो है ना वो देखता है इतने आसान है, तो वो फिर मजबूरन उन्हीं से खरीद रहा होता है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एड प्रोग्राम चले, फिर हमने आपको पता है कि सारी जो जंग हमने ली, जंग अमेरिका की थी अफगानिस्तान के साथ, ले हमने ली वो इसी एड के चक्कर में ली ना। यही हुआ कि यार अब अमेरिका इतना कर रहा है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और अमेरिका एक हद तक हमें जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस भी दे रहा था, टेक्नोलॉजी की भी दे रहा था, फंड्स भी दे रहा था, ये बस सब चल रहा था। तो वो अब हम मजबूरन हमने भी फिर अपने अड्डे दे दिए, अपनी एयर स्पेस दे दी, और उसके बाद देखो फिर वो दहशतगर्दी जो है वो वहां से वो पाकिस्तान में हम खुद ले आए बाहर, तो लिए वही कि उनका इन्फ्लुएंस था। तो उससे देखो पूरी पूरी इकॉनमी जो है ना वो डिमोलिश हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, पाकिस्तान का हुआ ही हुआ है। तो ये मैंने कहा आपको ये भी साथ साथ बताता चले। अच्छा, और फिर ये कि आपका एक और भी मकसद होता है, जैसे अभी अब जैसे अमेरिका मदद करता है वो कहता है जी एलाइज जो है ना वो क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे ये अब हॉर्मोज को बंद किया हुआ है या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखी हुई है, तो ये अब अमेरिका कह रहा है सुन को ही नहीं रहा उसकी बात, ठीक है, तब वो कह रहे हैं कि यार हम मदद करते हैं। तो मकसद यही था मदद करने का कि हम जब चाहें तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हमारे साथ हो, यानी कि दूसरे कंट्रीज का पॉलिटिकल प्रेशर हमारी फेवर में दूसरे कंट्रीज पे पड़े। तो यही मकसद होता है इसके अंदर भी। और आजकल तो जंगें जो है वो कम की जाती हैं, ये तो बेवकूफ़ी है जो जंग अभी की हुई है। आजकल तो इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री को जिसको आप लाइक नहीं करते, आप इकोनॉमिकली उसको वीक करते हैं, ये तरीका किया जाता है। तो जैसे कि पाकिस्तान को किया गया, खैर इसमें हमारा अपना भी रोल है, लेकिन बहरहाल तो जंगें इस तरह तो अब की ही नहीं जाती हैं, इससे तो कंट्रीज बहुत पीछे चले जाते हैं। बहरहाल नुकसान तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, और रेपुटेशन भी जो है वो एट स्टेक भी है, और किसी हद तक जो है वो आप कह लें कि इफेक्ट भी अफेक्टेड भी है। अच्छा, तो ये बात हो गई फिर कि जो आपके जो फंड्स देते हैं वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाते हैं किसी और कंट्री पे, ठीक है, तो वो कहते हैं आप भी लगाएं। ठीक है, अगर या तो कहते हैं टाइड एड के थ्रू या अनटाइड एड के थ्रू एक अनएक्सप्रेस्ड इन्फ्लुएंस होता है कि भाई आपने भी करना है, इस कंट्री से आपने ट्रेड नहीं करनी। तो इस तरह से मामले बनाए जाते हैं। जैसे आप ही देखो इनके एलाइज कौन थे अमेरिका के, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज ना, जहाँ पे ईरान ने बमबारी की, यही ना, समझो अमेरिका ही था ये। अमेरिका ने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अब मैंने जैसे पहले भी बताया, हम आपके मुल्कों में इन्वेस्ट करेंगे, और किया भी। और इसीलिए ईरान ने उन्हीं जो इंस्टॉलेशन थी उन्हीं को तबाह किया ना, जो अमेरिका अमेरिकन बेस थी। और आप भी करें, हमारे में सऊदी अरब की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर। तो एमी थोड़ी पेट्रो वो करेंसी बन गई जो मैंने आपको बताया भी था। तो वो फिर ये कि इन्फ्लुएंस उन पर डालते हैं कि जी आपने भी अब उन्होंने जब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो यही कहते हैं ना कि भाई ठीक है, अगर इसराइल की बात करता हूँ, जैसे मैं अब इसराइल जो है वो हम नहीं एक्सेप्ट करते उसको, ठीक है, फॉर अ वैलिड रीजन। तो अमेरिका ने कहा जी कबूल करें, तो वो अब जो आपके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो तो कबूल करने लग गए हुए हैं, आपको पता ही है, आपके सामने ही है। ठीक है, वो यही वजह है। तो फिर आपकी अपनी इंडिपेंडेंस कहा गई, यानी कि जिसको रिस्ट्रिक्शन आपका डोनर कंट्री लगाएगा आप भी लगाएंगे, जिसको वो कहेगा जी इसको मानो या एक्सेप्ट करो या इससे फ्रेंडली रिलेशनशिप रखो, आपको वो भी रखना पड़ेगा। तो आपका अपना फिर पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ गया, आपके अपने इंटरेस्ट कहाँ गए, तो वो तो फिर रद्दी की टोकरी में चले गए। अच्छा, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी डिस्टर्ब करता है, आपको पता ही है ये तो।
बड़ी कॉमन चीज़ है। आईएमएफ जब भी आती है ना टीम, आपको जब कोई भी नेक्स्ट ट्रांच उन्होंने देनी होती है, ट्रांच मतलब अगली किस्त, तो वो पहले देखते हैं जनाब, अच्छा अच्छा आप क्या करेंगे, या मुल्क में कितना जीडीपी, कितना टैक्स वगैरह, तो वो आपको सजेस्ट करके जाते हैं पॉलिसीज, ये बनाएं, ये करें, ये ना करें। वैसे तो नॉर्मली रखा गया था कि ये इदारे आपको हेल्प करेंगे इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। लेकिन ये उस आड़ में दूसरा काम कर रहे हैं, आपकी इंडिपेंडेंस को छीन रहे हैं, और कहते हैं कि हमारी मर्जी की आपने पॉलिसी जो है ना वो बनानी है। तो और उसमें वो ज़्यादातर एक इन्फ्लुएंस तो होता ही है उनका, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अच्छा, एक ये बात हो गई। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो द अफेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एड अगर हम देखें, तो उसमें सबसे पहले कि जो आपके जो रिसिपिएंट कंट्रीज हैं, मतलब जो एड ले रहे हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनकी इनकम पर हेड बढ़ रही है। अरे भाई बढ़ेगी ना, सपोर्ट जो करेंगे, पैसा आएगा तो यूज करेंगे ना, जीडीपी पर हेड बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगी। वह सही है, क्योंकि वो एड से आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और उसको फिर आप खर्च कर सकती हैं जहाँ भी, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, नई इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हम वीक हैं, हमारे पास फंड्स नहीं थे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज जो कि रिसिपिएंट होते हैं मोर ऑफन देन नॉट उन इन फंड्स के, इन एड्स के, तो वो ये अचीव नहीं भी कर पाते जो उनके टारगेट्स होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वजह ये होती है कि उनके मुल्क में सेविंग्स नहीं होती। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स नहीं होती, या आपके पास वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती। फर्ज किया कि आप जो है ना, इनकम पर हेड बढ़ रही है लेकिन लोग सेव नहीं कर रहे, और सेव नहीं कर रहे, या सेविंग कर नहीं रहे, या फिर उस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नहीं पूरे थ्रू आउट द कंट्री, तो सेविंग मोबिलाइज नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था, सेविंग आगे पास ऑन नहीं होगी, आगे इन्वेस्टमेंट के चक्कर में चैनलाइज नहीं होगी। तो उससे फिर आगे जो है वो जो इकोनॉमी ने कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना था, या कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट आपको नजर आनी थी, वो नहीं आएगी फिर आप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म हम इस्तेमाल भी करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो सस्टेन हो नहीं पाती। उनका कुछ स्ट्रक्चर डोमेस्टिक इस तरह का होता है। अच्छा, और फिर ज़्यादातर फिर नए बिजनेसेस का आना, वो इनकरेज होना, वो सारा कुछ उस तरह से नहीं होता, आउटपुट नहीं बढ़ पाती। और बात का ये भी होता है कि आपके पास वो एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं होते। मतलब ये कि सेविंग्स है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज कौन करे? ऑब्वियसली बात है, एंटरप्रेन्योर्स में करना है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स है नहीं, या वो ट्रेन नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, या उस तरह का ट्रेंड नहीं है। तो इसमें भी गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो लेटेस्ट, वो एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करे, एंटरप्रेन्योर्स के लेटेस्ट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि बिजनेस को रन करने में जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये चीज़ नहीं होती उन कंट्रीज में, और जिसकी वजह से उनको इतना जो फायदा है वो नहीं हो पाता, मतलब लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं हो पाता, और वो कॉन्टिन्यूसली एड लेते ही रहते हैं, जैसे कि आपको नजर आता है। तो ये एक मसला है। अच्छा, अब ये देखें, वही कि अगर नॉर्मली देखें तो ये एक ना, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पॉवर्टी ट्रैप, आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो और मैंने कहा था ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी बोला जाता है इसको, कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ट्रैप्ड ही रहते हैं, और वो नहीं निकल पाते उस पॉवर्टी के सर्कल से। तो यहाँ पर उल्टा है, ये वर्चुअस सर्कल कहलाता है। अब देखिए, आप इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाइंग ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, और इनकम जब जनरेट होगी तो सेविंग आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनकम बढ़ने से आपको जैसे बताया था कंजम्पशन बढ़ती है, तो सेविंग भी तो बढ़ती है ना, और सेविंग को फिर आप मोबिलाइज कर सकती हैं थ्रू बैंक्स, या चैनलाइज कर सकती हैं, और उससे फिर मजीद इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर मजीद कैपिटल इक्विपमेंट में खर्च होगा, और फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस तरह ये आप इनकम जो है ना वो बढ़ाते ही जाएंगे। लेकिन विद द एक्सेप्शन जो हमने पहले मेंशन की है, कि वो चूंकि नहीं सेविंग्स कर पाते, या उसको चैनलाइज मोबिलाइज नहीं कर पाते, तो वो ये इस तरह से इस साइकिल बन नहीं पाता उनका, और उनको फिर ऑन एंड ऑफ या टाइम एंड अगेन जो है वो एड की ज़रूरत रहती है। अच्छा, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा एड की ज़रूरत रहती है, और रिलायंस आपकी हैवी है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हमने वैसे पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन थोड़ी और इस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो ये कि कंट्री जो है ना वो कर्जे में डूब जाता है, मैंने आपको बताया। अब एड वो जो बगैर किसी रिटर्न के मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन जिसमें लोन के थ्रू मिल रही है, माना कि डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन लोन तो वापस करना है ना भाई, और इंटरेस्ट भी वापस करना है आपने, तो फिर जो कंट्री है उसका कर्जा बढ़ता है। और कर्जा बढ़ने का मतलब है कि हमने उसे आगे चल के पढ़ेंगे, एक्सटर्नल डेट बढ़ जाता है। ठीक है, और एक्स आपको पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है, वैसे तो टर्म इस्तेमाल होती है नेशनल डेट,
ठीक है। तो नेशनल डेट दो तरह का होता है, एक इंटरनल डेट और एक एक्सटर्नल डेट। इंटरनल को डोमेस्टिक डेट भी बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल डेट जो है वो तो होता ही है कि जिसमें आप दूसरे कंट्री से बोरो कर रहे हैं। और इंटरनल डेट है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट अपने मुल्क में ही कमर्शियल बैंक से या लोगों से थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन या सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूंकि एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं, चूंकि हम दूसरे कंट्री से जो रिलेशनशिप है उस को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो बढ़ जाता है, उसको फिर आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको लोन वापस करना है। तो आपको तो बाद का ये होता है कि कंट्री जो है ना वो इंटरेस्ट ही इतना पे करना पड़ जाता है उन्हें कि वो अब स्पेंड ही नहीं कर पाते जिस मकसद के लिए लोन एड ली हुई है, लोन लिया हुआ। ठीक है, तो उनको वो फायदा उस तरह से हो ही नहीं पाता। तो ये भी एक इशू है। पिछला लोन उतरा नहीं है, उसका भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। तो फिर आप जो है ना वो एक आपके लिए स्ट्रैंगल होल्ड आप पे आ जाता है, वो तो पकड़ लेता है ना आपको गर्दन से कि भाई अब आप हम जो कहेंगे वही करेंगे। तो ये फिर इस दलदल से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। अपनी पॉलिसीज बताता है कि जो आपने करना है वो आके टीम्स आ रही है बता रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने बताया आपको, इंडिपेंडेंस चली गई, फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज दैट कैन बेनिफिट द पीपल ऑफ द कंट्री, वो नहीं वो ले पाते उस तरह से। अच्छा, फिर हम आगे अगर चलें, बाकी आप पढ़ेंगे तो कोई इशू हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फिर ये कि कुछ गवर्नमेंट्स ये होती हैं कि वो लोन कहती है हमने नहीं लेना, क्योंकि लोन लेने का मतलब है आपको इंटरेस्ट पे करना है, और आप उस तरह से अपने वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स पे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट अमाउंट चली जाती है। यानी कि जो गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है उस बजट का एक अहम हिस्सा तो आपको पे करने में लग जाता है, कर्जा या जो इंटरेस्ट पे करना है वो। तो आप फिर अपने पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ कैसे काम करेंगे, या इकोनॉमिक ग्रोथ या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स या लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आप फिर उस तरह से नहीं देख पाते। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, और दूसरा ये कि बाज़ का वो ऐसी कंडीशन लगाते हैं, जैसे मैंने कहा मुल्क गरीब है वो कह रहे हैं टैक्स लगाओ। अवाम को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, कह रहे हैं और टैक्स लगाओ। अब और ये नहीं देख रहे कि अवाम को नुकसान हो रहा है, वो तो कह रहे हैं जी हमें पैसे कैसे वापस करोगे, नुकसान अवाम का हो रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि दूसरे मुल्कों के साथ आप अपनी जो बैरियर्स हैं उनको कम करें, ट्रेड करें। मान लिया, तो ट्रेड करें, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत वीक है, और ट्रेड करने से आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स आएंगी। आपकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि ये करें आप। इसी तरह वो कहते हैं आप टेक्नोलॉजी हमसे बाय करें, उसको इस्तेमाल करें, लेबर इंटेंसिव मेथड ना इस्तेमाल करें, कैपिटल इंटेंसिव इस्तेमाल करें। उसमें भी प्रॉब्लम, आपके पास अगर लेबर फोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा है, सरप्लस है, तो आप अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे तो वो लेबर फोर्स कहाँ जाएगी, फिर वो तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उनको फिर मैनेज कौन करेगा, उससे क्राइम रेट बढ़ेगा वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। तो ये इश्यूज आएंगे जिसको वो कंट्रीज नहीं देखते जो डोनर कंट्रीज होते हैं या जो लोन दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर अच्छा, अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। इसका वो कैसे कि अब अगर आप देखें तो जो डोनर कंट्रीज होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, जब ट्रेड की जाती है ना, अगर वो आपसे भी ले रहे हैं तो वो निगोशिएट ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। मतलब आप उनको ज़्यादा पता है, जो पुअर कंट्रीज उनके पास वो वही प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही होती है ना, तो वो उनको बेचते हैं, और उसकी कीमत भी कम देते हैं, और जो अपनी चीज़ें बेचते हैं उसको देते भी महंगा है। और उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, पावर भी होती है, फंड्स उन्होंने वैसे दिए होते हैं। तो पुअर कंट्रीज उस तरह से बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते जो कि उन्हें करना चाहिए। और वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स पर बना रहे हैं, उसकी वैल्यू ऐसे कम होती है, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। कि क्या अच्छा, अब ये पता क्या, ये पुअर कंट्रीज पता क्या कहते हैं, ये एक बात करते हैं, ये कहते हैं एड नहीं ट्रेड। वो ये कहते हैं यानी कि एड की आड़ में तो हमें फारग किया जा रहा है ना, आप एड ना दें हमें, क्योंकि एड तो उल्टा नुकसानदेह है, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, लोन भी नुकसानदेह हो रहा है, एड भी नुकसानदेह हो रही है। तो वो कह रहे हैं भाई ट्रेड करें, यानी कि ट्रेड करके हमें हमारे रीजनेबल चार्जेस दें। ठीक है, हमें वो चीज़ें लेने दें जो हमें चाहिए हैं, उस रेट पे लेने दें जिस रेट पे हमें अफोर्डेबल है, और हमारी चीज़ें भी उस रेट पे लें जो कि मार्केट का रेट है। ये वो कहते हैं, और इससे वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट भी होंगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया कि यूएस तो चाहता है पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। तो अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर वो है, तो वो क्यों चाहेगा भाई कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो। वो चाहता है कंट्री की मदद करें सिर्फ उतनी जिससे वो डिपेंडेंट हो जाए, बस। तो यही है ना गेम सारी।
जो आपको नजर आ रही है। वरना तो है। हाँ, जो कौमें खुद से उन्होंने एफर्ट की है वो आगे निकल गई, जैसे चाइना थी। चाइना जो है, मैंने जैसे बताया कि एड लेने वाला मुल्क था और बाद में कंट्रीब्यूटर बन गया, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो हम जो हैं वो पीछे के पीछे ही रह गए। और उसकी वजह है वो यही कि हम इंसान ही नहीं है। करप्शन आम है, हम करप्शन को बुरा समझते ही नहीं है। और जहालत तो खैर आप कह लें एंडलेस है, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। कि जो करेगा अल्लाह ताला करेगा, बस दुआ करते रहो। तो अल्लाह हमारी दुआएं तो नहीं सुन रहा, लेकिन जो दुआ नहीं ना कर रहे उनकी सारी सुनता जा रहा है। ऐसे ही है ना जी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो मैंने आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, जिसको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि लो इनकम कंट्रीज क्या कह रहे हैं, ट्रेड ना करें, ट्रेड करें एड ना दें, और मैंने बता दिया क्यों, ठीक है। अच्छा, और फेयर टर्म्स पे करें यहाँ पे काम। और ये क्यों, ट्रेड क्या काम करती है वो यहाँ मैंने आपको ये हाईलाइट किया है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, जाहिर है आप जब बड़े स्केल पर, तो आपसे ट्रेड हो रही है, आपसे वो बाय कर रहे हैं, आप बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, कॉस्ट कम होगी, जाहिर बात है, बेनिफिट होगा आपको। फिर इसी तरह इंक्रीज कंपटीशन encourages डोमेस्टिक entrepreneurs टू इनोवेट। कि अगर आपकी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर भी, तो ट्रेड हो रही है, वो भी चीज़ें भेज रहे हैं, तो आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं लोकल, वो भी अब कंप्लेसेंट नहीं हो सकते ना, उनको भी मुकाबला करना है, इसके लिए वो अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे। लोकल इंडस्ट्री भी आपकी फिर ग्रो कर सकती है, लेकिन ये तब होगा जब लोकल इंडस्ट्री इस काबिल बन जाए। फिर अगर पहले करेंगे, जारी बात है वही, तो फिर तो वो डिस्ट्रॉय करेगी ना, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री इस काबिल ही नहीं। और अगर ट्रेड करते हैं तो उससे स्किल्स भी ट्रांसफर होते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मतलब उनको ओपन अप करके देख सकते हैं प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी आई है। और आप भी फिर वो वाली टेक्नोलॉजी और वो स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, और लोकल इंडस्ट्रीज उनको यूज़ कर सकती हैं टू गुड इफेक्ट, ताकि जीडीपी में इजाफा हो सके और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। इसी तरह स्पेशलाइजेशन ट्रेड इंक्रीजेज इनकम्स, सारी बात है। अब स्किल उसी में इस्तेमाल होगा जिसमें वो सबसे सूटेबल है, रिसोर्सेज वही इस्तेमाल होंगे इन विच दे आर मोस्ट सूटेबल, सारी बात है। अगर ट्रेड कर पा रहे हैं ना अभी, तो अभी ये ईरान के साथ तो रौला ये था ना कि वो भाई वो, आप अगर क्या कहते हैं उसे, एटॉमिक पावर बन जाएंगे, तो फिर एक किस्म की इंडिपेंडेंस भी आ रही है, और दूसरा आपकी तभी सैंक्शन भी इतनी ज़्यादा लगाई हुई है कि ना लें आप चीजें, तो सैंक्शंस हटानी है ना आपने। सैंक्शन हटाएं, इंडिपेंडेंट करें, एग्रीमेंट कर लें कि वॉर्स नहीं करेंगे, वो ठीक है ऐसा। लेकिन वो ये कहते हैं हम करेंगे वॉर, हम एटॉमिक बॉम्ब हमने बनाया है, हम और भी काम करेंगे, आप ना बनाएं। तो सीधी सीधी बदमाशी हुई ना ये, तो और क्या है। अच्छा खैर, तो आप अगर ट्रेड हो रही है तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि स्पेशलाइजेशन हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है उसके अंदर, और उससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और फिर आप उसकी सेविंग्स को मोबिलाइज करके इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा फर्दर कर सकते हैं। और अच्छा, फिर आगे आया ट्रेड में ऑल्सो स्टिमुलेट डिमांड, ये भी आपको समझ आती, ठीक है नहीं, कि आप अगर ट्रेड जैसे द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन टू केटर फॉर द एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट आपकी दूसरे मुल्कों में चीज़ें जा रही हैं, अलाउ किया हुआ आपको, तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इनकम लेवल लोगों का बढ़ेगा, जारी बात है, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, और ओवरऑल डोमेस्टिक आउटपुट भी बढ़ेगी, सिर्फ बाहर के लिए नहीं, यहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो ये लोग भी पहले से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी ज़्यादा कंजम्पशन होगी, और बाहर के मुल्कों में तो आप भेज ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी डेवलपमेंट के पाथ पर ट्रैक पर आ जाएगी। अच्छा, अब ये कि लेकिन वो कंट्रीज जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको ज़रा डिसएडवांटेज रहता ही है, क्योंकि उनको वही बात कि वो प्राइस नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए, और चूंकि वो फ्लक्चुएट भी करती है, हमने कल भी बात की थी, तो ज़्यादा बात नहीं इस पर करूँगा मैं। तो उनको भी उनकी रिलायंस प्राइमरी प्रोडक्ट से हटानी पड़ेगी, मतलब वो भी बनाएं, लेकिन साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाएं, तभी फायदा होने वाला है बनाने। अच्छा, और उसकी तीन वजूहत हैं, आप देखें सबसे पहले कि द इनकम इलास्टिक डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट इज लो। आपको पता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स की अगर लो है इनकम इलास्टिसिटी, तो इनकम, फर्ज किया कि इनकम दूसरे मुल्कों में ना इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उनकी लोगों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो आपकी चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि आपकी इन इलास्टिक है डिमांड, प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेसिकली उतनी डिमांड में नहीं है। तो जिसमें नेसेसिटीज भी होती हैं, फूड आइटम भी होते हैं, एक हद तक ही लेते हैं आप। तो जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होती हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, तो इनकम बढ़ने से इकोनॉमी जब डेवलप करती हैं, तो आपको जैसे बताया कि वो उनका ट्रेंड होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेकेंडरी सेक्टर पे या टर्शरी सेक्टर पे।
तो उनकी डिमांड बढ़ती है इनकम बढ़ने से, इनकी नहीं बढ़ती। इसका मतलब है इकोनॉमी या वर्ल्ड ओवरऑल जब ग्रो करती है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट डेवलप कंट्रीज को ही हो रहा होता है, और प्राइमरी सेक्टर पे जो रिलाय करने वाली पुअर कंट्रीज होते हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं होता। फिर ये कि वो मोनोपलीज भी कायम कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में, मशीन्स में, और फिर वो उसको बहुत हाई प्राइस पर बेचते हैं पुअर कंट्रीज को, जिससे वो सिर्फ मशीन ही खरीद पाते हैं, और एज सच इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के काबिल नहीं होते। अच्छा, फिर ये कि सब्सिडीज दी जाती हैं डेवलप, जैसे यूएसए है, डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं, अपने फार्मर्स को सब्सिडीज दे देते हैं। क्यों? ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ती चीज़ें लेकर आए, और प्रेशर पड़े कि कीमतें कम करनी पड़ेंगी। अब सब्सिडी देने का मतलब ये होता है कि वो जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट को ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि कॉस्ट तो शेयर हो गई, वो तो गवर्नमेंट ने शेयर कर ली ना वो उस प्रोड्यूसर के साथ। तो वो जो जिस प्राइस पे वो बेच रहे हैं वो उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो सब्सिडाइज्ड है। तो इसका मकसद क्या है, डेवलप कंट्रीज क्या चाह रहे हैं, उन्हें पता है हमने तो लेना है ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स पुअर कंट्री से, तो हम इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस को डाउन कर देंगे, और फिर हम सस्ती प्राइसेस पे मार्केट से चीज़ें उठा लेंगे, और इस तरह अनफेयर कंपैरेटिव एडवांटेज, या तो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं वो भी सस्ती अगर बेच रहे हैं, अगर उनके पास कोई सर्टन प्राइमरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, और अगर ले रहे हैं तो वो भी उनको फिर सस्ती मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने एक प्रेशर डाल दिया इंटरनेशनल मार्केट में, ये करके, जो कि रॉन्ग है देखा जाए तो। चाइना पे भी बड़ा इल्ज़ाम लगता है, पता नहीं किस हद तक सच है, कि चाइना में जो ओवरऑल चीज़ें सस्ती मिलती हैं उसकी वजह है कि चाइना बहुत हैवी फॉर्म में सब्सिडाइज करता है अपने प्रोड्यूसर्स को जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये गलत है, वो ये कहते हैं। अमेरिका तो बारह इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है इसके ऊपर। अच्छा, फिर आगे हम देखें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अब हम चूंकि ये पढ़ रहे हैं A2 का सिलेबस, तो आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी तीन तरह के अकाउंट होते हैं ना हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा है, मैंने वैसे शेयर भी किया आपके साथ लेसन। करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट है। कई किताबों में फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट इकट्ठा ही आ रहा होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि किसी मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कहीं, तो उसके रिटर्न में प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है। ठीक है? मतलब आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा, आपके कंट्री में आएगा। ठीक है? तो लेकिन ज़्यादातर जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, उनका करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो डेफिसिट रहता है। ठीक है? और उसमें आपको पता है करंट अकाउंट में क्या आता है, आपकी विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, और आपकी प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है ना, आपने पढ़ा है डेफिसिट है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस होना चाहिए, ताकि बैलेंस आउट हो जाए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है? तो ये ऐसा समटाइम ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको अगर ये इनका करंट अकाउंट अगर डेफिसिट है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें बाय की हैं, इंपोर्ट ज़्यादा की हैं, तो इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट जब नहीं होती, तो फिर वो बैलेंस आउट नहीं कर पाते, और फिर इनका जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो तेज़ी से जाते हैं, मतलब तेज़ी से खर्च होते जाते हैं। तो और फिर इवेंचुअली फिर उनको लोन ही लेना पड़ता है। तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती हैं लो इनकम और मिडिल की, कि इनके मुल्क में डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो दूसरे कंट्री से, और यही वो कह रहे हैं ना, एड नहीं ट्रेड, वो यही है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई दूसरे मुल्क के लोग आपके मुल्क में आके कोई बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, या ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको FDI भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो आपके मुल्क में आके आपकी जो कंपनी ऑलरेडी रनिंग में है उनके शेयर्स खरीद लेते हैं, इस मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोनों ही फायदे में हैं, और दोनों ही आपके कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट के तौर पे रिकॉर्ड होती है, यानी कि एज एन एक्सपोर्ट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करेगा, जो करंट अकाउंट आपका डेफिसिट हुआ हुआ था उसको कवर करेगा, करता है, तो वो चाहते हैं। अच्छा, और नॉर्मली ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि इमर्जिंग इकॉनमीज के नाम से जानी गई पीछे पास्ट में, और वो आपको पता ही है, वो ब्रिक्स के नाम से फिर उन्होंने अपना एक क्या कहते हैं, वो इंटीग्रेशन भी बना ली, और वो उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आए, और वो अब खैर बहुत आगे निकल गए। अब उस वक्त वो इमर्जिंग थे तो उनको ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट की। अब बहरहाल वो अब ब्राज़ील भी रिसोर्स रिच कंट्री है, रशिया तो आपको पता है सुपर पावर है, इंडिया, चाइना ये भी बहुत आगे निकल गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका
में कुछ मसाइल ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पहले से तो बेहतर ही है। तो वो इन्वेस्टमेंट लाए, और या उन्होंने चीज़ें बनाई, बाहर बेची, ट्रेड हुई, और इसलिए ब्रिक्स बनाया गया कि आपस में ट्रेड कर सकें। और आपको पता है इसमें तीन कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, जिन्होंने डॉलर के अलावा भी ट्रेड की है पास्ट में, और अब भी आगे उनका प्लान है कि वो डॉलर के अलावा भी ट्रेड करें। तो वो इसलिए ताकि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। आपको पता है ना,